के बीच में क्या करते हो, कोई रिलेशन कंसीडर नहीं करते। क्या होता है जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरीके का कोई रिलेशन कंसीडर नहीं करते, तो लगता है कि दो वेरिएबल्स हैं भाई, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। आफ्टर डेवलपिंग यूर अनुमान लगाना, एक्सेप्ट भी हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव, कोई रिलेशन नहीं। आफ्टर डेवलपिंग यूर इनिशियल रिसर्च हाइपोथेसिस, the prediction that you want to investigate, it is important to restate it is null or alternate so that you can test it mathematically. उसके बाद हम उसको दो पैरामीटर पे बताते हैं, एक होता है H1 और एक होता है H0। H0 का मतलब होता है एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर आप ये मान के चलते हो कि चीजें जीरो हैं, देयर इज नो रिलेशन एट ऑल। ठीक है, क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है, वो आप H0 बोलते हो। H0 बोलते क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर आप ये देखना चाहते हो कि जो बच्चों को क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चों को क्लास में टीच किया जा रहा है, उससे उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर होता है या नहीं होता, तो हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं पहले दोनों चीज़ों को जीरो मान के। क्योंकि अगर आपने पहले ही डिफरेंस कंसीडर कर लिया, अगर आपने पहले ही ये कंसीडर कर लिया कि वेरिएबल्स के बीच में एक डिफरेंस होगा, है ना, अगर आपने पहले ही ये कंसीडर कर लिया कि वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस होगा, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो रिसर्च को आपने पहले ही कर दी, उसी को तो चेक करना है और आपने उस चीज़ को पहले ही कंसीडर कर लिया। तो पहले ही कंसीडर करने का मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज़ को लेके श्योर नहीं हो, आप उस चीज़ को लेके कंफर्म नहीं, इस वजह से। तो दूसरा जो इसी के अंडर वेरिएबल बनाया जाता है वो क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कौन सा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि हाँ जी डिफरेंस होता है। बोलते हैं हाँ, अगर हमारा नल एक्सेप्ट नहीं होता तो अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर हमारा अल्टरनेट एक्सेप्ट होता है तो हमारा नल रिजेक्ट होगा। तो ये एक बेसिक सी अजम्पशन है जिसके बेसिस पे आप दोनों रिसर्चेस को, दोनों वेरिएबल्स के ये बनाते। रिसर्च किस पे डिपेंड करती है, रिसर्च डिपेंड करेगी सर डेटा पे, कितना डेटा है आपके पास, कैसा डेटा है और उस डेटा को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, यही आप लोगों की पूरी रिसर्च है। सो फॉर अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू बी वैलिड, ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म सैम्पलिंग एंड कलेक्शन डेटा इन वे दैट डिजाइन टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। तो आप क्या करोगे, आप अब डेटा कलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग या जो कोई भी है, हर तरीके की एक टेक्निक है, उसको क्या कर दोगे, यू विल इम्प्लीमेंट। क्या करोगे आप, उस चीज़ को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे। So if your data are not representative, then you cannot make statistical inference about the population you are interested। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में समझाई थी। क्या बोलती है ये बोलते हैं कि अगर जो आपकी रिसर्च है ना, जो आपकी रिसर्च है, अगर उसमें जो सैंपल लिया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बोलो कि जो है वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो फिर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही है, तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से उसका आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एग्जांपल्स क्या हैं, टू टेस्ट डिफरेंस इन एवरेज हाइट बिटवीन मैन एंड वुमेन, योर सैंपल शुड हैव इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वुमेन। आपने
आपने ये देखा कि जो एवरेज एज है वुमेन की और मेन की, उसमें डिफरेंस है या नहीं है, तो फिर जो आप सैंपल निकालोगे उसमें जितना वुमेन का नंबर लिया जाएगा उतना ही मेन का नंबर लिया जाएगा। ठीक है, जितना मतलब तभी तो पता चलेगा ना। अगर आपने वुमेन का नंबर ज़्यादा ले लिया तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा, ऑब्वियस की बात है। जो वुमेन किया वो मेजॉरिटी हो जाएगी, है ना, तो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं आएगा, मतलब बॉयज के फेवर में कभी नहीं आएगा, या ये बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरा, कवर अ वैरायटी ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्लासेस ऑफ दैट माइट इन्फ्लुएंस एवरेज हाइट। ठीक है, वो यू शुड आल्सो कंसीडर योर स्कोप फॉर एनी कंट्री पोटेंशियल डेटा इन द 100% पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। अगर एक पॉपुलेशन में 1000 यूनिट्स हैं, अगर एक पॉपुलेशन में 1000 यूनिट्स हैं, कितनी, 1000 यूनिट्स हैं, तो आप 1000 की 1000 यूनिट्स को क्या करोगे, स्टडी करोगे। व्हाट यू विल डू, यू विल स्टडी 1000 यूनिट्स, होल पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या करोगे आप, यूज करोगे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन की एक साथ स्टडी करोगे। लेकिन अगर आपको बोला गया है सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, सैंपल लेने के लिए, अगर आपको बोला गया है क्या करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल लेने के लिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिर्फ उस सैंपल की स्टडी करोगे। आप उस सैंपल की स्टडी करोगे, राइट। परफॉर्मिंग अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, देखिए ये आपके पेपर में तो नहीं पूछे जाते हैं, ये पेपर 2 कॉमर्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह। लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं इसकी क्लास है वो जरूर ले लेता हूँ, जहाँ पर आप लोगों को बेसिक अजम्पशंस है वो मैं बता देता हूँ कि कौन सा टेस्ट कहाँ पर अप्लाई होता है। तो अब इसमें हमारे पास 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहले मैं वही चीज़ आपको पढ़ाऊँ। हमने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का डिफरेंस पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे कोई बताएगा बच्चा। डिड वी स्टडी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? आधे बच्चे यस बोल रहे हैं, आधे बच्चे नो बोल रहे हैं। पेपर 1 की क्लास में पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ा। चलो मैं एक चार्ट आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ों को रिलेट करना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, दैट विल बी मच इजी फॉर यू। ये एक चार्ट पढ़ो, इस चार्ट से आप इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। दोनों हाइपोथेसिस में से मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि कोई एक एक्सेप्ट होगा, दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों में से एक को ही ले सकते हो आप, है ना, समझ आया। दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, दोनों में से किसी एक को ही ले सकते हो, दोनों को एक साथ इकट्ठा नहीं ले सकते। ठीक है, चलो देखो, आप लोगों को याद होगा जब हम पढ़ रहे थे सैम्पलिंग, है ना, जब हम सैम्पलिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोगों को, सैम्पलिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई। पहली चीज क्या थी कि जो रैंडम पॉपुलेशन सैम्पलिंग होता है और दूसरा नॉन रैंडम होता है। एक रैंडम होता है और दूसरा कौन सा होता है, नॉन रैंडम होता है। एक रैंडम पॉपुलेशन होती है, दूसरी नॉन रैंडम पॉपुलेशन होती है। तो रैंडम पॉपुलेशन के अंदर नॉर्मली हम कुछ असम्पशंस की बात करते हैं।
अच्छा हाँ, जो एमपी सेट का पेपर हुआ बेटा मेरे साथ शेयर कर दोगे प्लीज़, जो भी बच्चे एमपी सेट का पेपर 1 और कॉमर्स का जिन्होंने भी दिया है मुझे उसकी पीडीएफ बना के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चाहे टेलीग्राम पे भेज देना, चाहे मेल पे भेज देना, चाहे व्हाट्सएप पे भेज देना, कहीं भी भेज देना ताकि मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। उसको एमपी सेट अभी रिसेंटली हुआ ना, 27 को हुआ, तो उसको मेरे को शेयर कर देना। रैंडम में हमारे पास अजम्पशंस की बात होती है अलग अलग, और आप उन अजम्पशन से बाहर नहीं जा सकते, आप उन अजम्पशन से बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। और दूसरा नॉन रैंडम। नॉन रैंडम कौन से होते हैं? नॉन रैंडम वो होते हैं जिसमें कोई अजम्पशन नहीं होती है, नो अजम्पशन एट ऑल, जो आपकी इच्छा है आप इस तरीके से बाहर चले जाए। बाउंड्री लेस, क्या बोल देते हैं इसको? वी कॉल इट बाउंड्री लेस, हम इसको बाउंड्री लेस बोल देते हैं। तो रैंडम पॉपुलेशन में जो टेस्ट हम यूज करते हैं उनको हम बोल देते हैं पैरामीट्रिक। पैरामीटर का मतलब कुछ अजम्पशन, कुछ अजम्पशन। पैरामीटर मतलब कुछ कंडीशंस, कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई बाउंड्री, जैसे एक ऐसे यार्डस्टिक वगैरह बना दिया आपने कि भाई इसके अंदर अंदर रहोगे, इसके अंदर अंदर रहोगे, इससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे होता है ना जब आप छोटे होते हो तो आपकी मम्मी आपको बोल देती है कि गली से आगे मत जाना, बोल देती है कि इस गली में घूमते रहना बच्चों के साथ, इस गली से बाहर मत जाना, जब छोटे होते हो। तो वो क्या हुआ? वो पैरामीट्रिक टेस्ट हुआ। लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते हो तो फिर आपकी मम्मी कभी आपको बोलती है कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, मतलब आप 15 साल के, आप 20 साल के हो चुके हो, 22 साल के हो चुके हो, तब नहीं रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो चुके, आपको पता चल गया है। तो वो नॉन पैरामीट्रिक हो जाता है, जिसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई फ्रीडम प्रॉपर मिलती है ना। जैसे एक बच्चा बोला अपने पापा से, पापा मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मेरे को घर से बाहर जाने से पहले मम्मी की परमिशन ना लेनी पड़े? तो बाप बोला बेटा इतना बड़ा तो अभी मैं नहीं हुआ। तो वो पैरामीटर टेस्ट हो जाता है जहाँ पर बहुत सारी अजम्पशंस बनी होती हैं चीज़ों को रिलेट करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और नॉन पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई अजम्पशंस नहीं होती है, जहाँ पर चीज़ें सही तरीके से काम नहीं करती। सो पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच specific assumptions are made about the population parameter is known as parametric test। तो जहाँ पर population के बारे में assumptions बनाई जाती हैं उसको हम parametric test बोल देते हैं। और a statistical test used in the case of non-metric independent variable। non-metric independent variable का मतलब है कि जिसका population की assumptions के साथ कोई लेना देना नहीं है, सब चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं, तो उसको आप non-parametric test बोलते हैं। You call it non-parametric। देन आ जाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब प्रॉपर आपकी एक पॉपुलेशन होती है। ये होता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है खुद से, है ना। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है खुद से, अपने हिसाब से जब आप चीज़ों को क्या करते हो, रिलेट करते हो एज पर योर ओन चॉइस, आपकी जो इच्छा होती है उसके हिसाब से, अपनी मन मर्जी से। बिल्कुल आपको जो सही लगता है जब आप उसके हिसाब से क्या करते हो, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करते हो। दूसरा देखो ये आगे आपका, क्योंकि ये पैरामीटर है तो इसमें आपकी जरूरत है, तो इसमें हमारे पास जो स्केल्स होते हैं उसमें से कौन सा स्केल यूज होगा? या तो इंटरवल स्केल यूज होगा या फिर आप लोगों का रेशो होगा, मतलब तीसरा और चौथा स्केल। क्योंकि वो दोनों स्केल कौन से पैरामीटर में आते थे? सर वो दोनों क्वांटिटेटिव में आते थे। वो दोनों किस में आते थे? वो क्वांटिटेटिव में आते थे। और यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक में या तो आप नॉमिनल का इस्तेमाल कर लोगे या फिर आप किसका इस्तेमाल कर लोगे? ऑर्डिनल का इस्तेमाल करोगे। आइदर यू विल बी यूजिंग नॉमिनल और यू विल बी यूजिंग ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल में से किसी एक को क्या कर लोगे आप? इस्तेमाल कर लोगे। सेंटर टेंडेंसी में यहाँ पर किसको इस्तेमाल किया जाता है? मीन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? मीडियन का इस्तेमाल होता है। क्योंकि पैरामीटर है तो मीन का नेचर क्या है? मीन का नेचर ये है कि एवरेज का नेचर क्या है? एवरेज का नेचर ये है कि एवरेज निकालने के लिए आपको ऑल यूनिट
यूनिट्स को कंसीडर करना पड़ता है। एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को सारी यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। यू हैव टू कंसीडर ऑल द यूनिट्स, सारी की सारी यूनिट्स कंसीडर करनी पड़ती हैं। और मीडियन के केस में क्या होता है कि आप ओपन एंडेड सीरीज में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ओपन एंडेड सीरीज हम इसको वहां पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं जहां पर चीजें कंट्रोल में नहीं है, तो ओपन एंडेड सीरीज में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, वो जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन, ए टू जेड इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीटली सारी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को क्या होती है, अवेलेबल होती है। और यहाँ पर अनअवेलेबल होती है, तभी तो आप नॉन पैरामीटर यूज करो, तभी तो आप नॉन रैंडम, मतलब पैरामीटर में कौन सी सैम्पलिंग इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यस और नो, कौन सा यूज होगा सर, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होगा। और नॉन पैरामीट्रिक में नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, यही दो मेथड ना वो क्या किए जाएंगे, इस्तेमाल किए जाएंगे। वेरिएबल्स पे अप्लाई हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे वेरिएबल्स वो चाहिए जिसके अंदर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ साथ एट्रीब्यूट्स, जैसे वो बताया था ना मेल फीमेल वाला, इस वजह से। तो ये पियर्सन का होता है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, स्पीयरमैन है, ठीक है, ये कॉमर्स में डिटेल में आता है। तो पियर्सन का कोरिलेशन होता है, एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन होता है। तो दोनों में यही फर्क है कि जहां पर रैंक की बात होती है वहां पर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल कर लेते हो, और जहां पर रैंक की बात नहीं होती है वहां पर आप कोरिलेशन टेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हो, पियर्सन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। किसी चीज का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में नहीं होते। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ों को लो जो वेरी करेंगे, लेकिन एट्रीब्यूट्स में तो किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अनोवा नॉन पैरामीट्रिक नहीं है बेटा, अनोवा बेसिकली टी टेस्ट की एक्सटेंशन होती है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं आता। तब देखो इधर यहाँ पे, इफ द बिटवीन ग्रुप वेरिएंस इज लार्ज इनफ, ये हो गया। अब देखो इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई है ना, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, इतना इन डेप्थ आप लोगों से नहीं पूछा जाता। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से एक चीज बता देता हूँ, सिंपल तरीके से। अब आपके पास दो तरीके के टेस्ट हैं। एक वो टेस्ट है जहां पर आप किसकी बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर, किसकी बात कर रहे हो, पैरामीटर की बात कर रहे हो। और एक वो जिसके अंदर आप नॉन पैरामीटर की बात कर रहे हो। तो आप लोगों की रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात कि आप रिसर्च में क्या करना चाहते हो। दूसरा, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप लोग अजम्पशंस क्या लेके चल रहे हो, उन अजम्पशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने टेस्ट को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मेरी पॉपुलेशन रैंडम है तो आप रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हो। उसमें फिर आप लोग रैंडम सैम्पलिंग के साथ साथ आप कोई भी पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल कर लेते हो, जैसे एक टी टेस्ट होता है, एक जेड टेस्ट होता है, एक एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट। इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को समझती हैं। अनोवा भी टीम में ही होता है, टीम में दो वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, दो से ज्यादा हो तो उसको अनोवा बोल दिया जाता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस वेरिएंस। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अभी
अभी ना स्टैट हमारा चल रहा है, मतलब हमारा पेंडिंग है, तो पेपर 2 में, तो जिस दिन मैं ना स्टैट में टेस्ट की क्लास लूँगा तो मैं सुबह आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर वो क्लास से पहले आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक शेयर कर दूंगा स्टैट की, तो आप भी उस क्लास को अटेंड कर लेना, ठीक है। सारा कोर्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन टेस्ट पढ़ाने होंगे मैं वो आप लोगों को पहले बता दूंगा, ताकि अगर उसमें से डिटेल्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों को मुझे पढ़ाना ही है उसको डिटेल में, तो अगर आप भी उस एक क्लास को अटेंड कर लोगे 1-1.5 घंटे की, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। तो उसमें से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आप मतलब उसमें पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, टी टेस्ट क्या होता है, क्या इसकी अजम्पशन है, एफ टेस्ट क्या होता है, उसमें तो हम इवन के बहुत सारे ऐसे टेस्ट जिनके आपने नाम ही नहीं सुने, एच टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, यू टेस्ट, विल्सन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो आप लोगों को 2-3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहली चीज़ क्या याद रखनी होती है? पहली चीज़ याद रखनी होती है कि उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा उस टेस्ट की अजम्पशन क्या है। 2 चीज़ों से हमेशा सवाल आता है। पहला क्या कि उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा उस टेस्ट की अजम्पशंस क्या है। ऐसा तो जिस दिन मैं वो क्लास लूँगा वहाँ पर आप लोग, मतलब आपके पेपर 1 के सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हो ना, आपके पेपर 1 के सिलेबस में नहीं, लेकिन क्योंकि आपको सवाल पूछ लेते हैं, तो मैं आप लोगों को जब वो क्लास लूँगा तो बता दूंगा, आप वहाँ से अटेंड कर लेना, अपना नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। क्लियर? बहुत अच्छा। देन आता है डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट यूर नल हाइपोथेसिस। अब इसमें हमारे पास एरर्स आ जाते हैं अलग अलग तरीके से, मैंने आपको बताया भी था टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, कि टाइप 1 एरर होता है, एक टाइप 2 एरर होता है। वही एग्जांपल दी थी कि सही लड़के से शादी हो गई, या सही लड़के से शादी नहीं हुई, सही लड़के को छोड़ दिया और गलत लड़के से शादी कर दी। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूँ। एरर 1 क्या होता है? राइट पर्सन रिजेक्ट, इसमें आप लोगों को हाइपोथेसिस आप लोगों का राइट होता है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। तो ये एरर 1 होता है, और इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोल देते हैं, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? अल्फा से। अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है, अल्फा से। दिल में लड्डू फूटते हैं, मतलब कितना भी भागते रहिए, इनसे शादी की बातें करो ना, वैसे नहीं सर नहीं है, लेकिन दिल में इनके लड्डू फूटते हैं, ये बात तो सच्चाई है। जितना मर्जी भागते रहे, लेकिन शादी के नाम पे एक बार तो इनके दिल में लड्डू फूटते हैं। टाइप 1 एरर, तो इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोल देते हैं। 1 माइनस अल्फा क्या होता है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? यही कि इतने परसेंट पॉसिबिलिटी, मतलब सही होने, अल्फा है गलत होने के चांसेस, अल्फा होते हैं रॉन्ग होने के चांसेस, और 1 माइनस अल्फा होता है सही होने के चांसेस। अल्फा का मतलब हुआ सही होने के चांसेस, और 1 माइनस अल्फा हुआ गलत होने के चांसेस। और एरर 2 क्या होता है? आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग था, लेकिन आपने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी कर ली, लेकिन वो शराबी निकला, वो शराबी निकला, तो वो हो गया। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से। और 1 माइनस बी किसको बोलते हैं? पावर ऑफ टेस्ट। वन माइनस बीटा, दैट इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ टेस्ट। किससे डिनोट किया जाता है इसको? पावर ऑफ टेस्ट। तो ये था, तो इधर वही आता है, एक्सेप्ट
or fail to accept. Based on the outcome of your statistical test, you will have to decide whether to reject or fail to reject your hypothesis. Fail to reject का मतलब क्या हुआ? Accept करना। रिसर्च में वही लैंग्वेज बड़ी तरीके से लिखी जाती है। एक हुआ रिजेक्ट और दूसरा लिखा हुआ फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट करना। बोलो, फेल टू रिजेक्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट करना। आप किसी चीज को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, मतलब आप किसी छोरे को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, तो इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट किया, यही हुआ ना। फेल टू रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट। अब ये पेपर में भी चीजें इसी तरीके से आती हैं। कैसे? वो आप लोगों को बोल देगा नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनकरेक्ट, यही हुआ। नॉट करेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनकरेक्ट। लिखाएगा या नहीं? बिल्कुल। अगर लिखा आ गया नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट से क्या बोलोगे? नॉट के साथ आई एन खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? करेक्ट बन जाएगा। तो आप इसमें क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसको बोलता है कि आप क्या करते हो? तो बोला मैं डॉक्टर हूं। बंदा बोला अच्छा। 2 मिनट के बाद फिर बोला नहीं, डॉक्टर हो तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या हो? क्या बेवकूफी है। बोला मैं डॉक्टर हूं। बोला अच्छा, नहीं वो तो सही है, लेकिन काम क्या करते हो? ये वही चीज है। आपको एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करेगा। कभी वो इनकरेक्ट लिख देगा, कभी वो नॉट करेक्ट लिख देगा, कभी वो नॉट इनकरेक्ट लिख देगा। आप लोगों को ऑप्शंस को सही तरीके से रीड करना होगा। अगर आपने ऑप्शंस को सही तरीके से रीड किया, अगर आपने ऑप्शंस को सही तरीके से रीड किया, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तब आप उस केस में जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। राइट? तो ये वही लिखा हुआ है कि एक तो रिजेक्ट हुआ और एक फेल टू रिजेक्ट हुआ। एक हुआ रिजेक्ट और एक हुआ फेल टू रिजेक्ट। एक को हमने रिजेक्ट कर दिया और दूसरा हम रिजेक्ट करने में फेल हो गए। इन मोस्ट cases you will use the p value generated by your statistical, most cases your predetermined level। अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है p value। p value का मतलब हुआ probability। क्या हुआ? probability। या तो आप probability का इस्तेमाल कर लेते हो या फिर आप level of significance का इस्तेमाल कर लेते हो। वो क्या आंसर? ये देखिए, अगर आप यहाँ पर वापस आते हो तो अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा को बोला था ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जब भी आप रिसर्च करते हो तो आप 5% या 1% क्या अजम्पशन बना के चलते हो? रॉन्ग होने का चांस। चलो मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा। 1% और 5%। क्या बोला? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैंने अगर लिखा है कि 1% या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो इससे आप लोग क्या समझते हो? मतलब इतने % चांसेस हैं हमारे हाइपोथेसिस के गलत होने। यही हुआ। मतलब इतना एरर का चांस है। देखो, जब आप रिसर्च कर रहे हो बेटा, एक बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से समझो। जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो आप लोगों को एक चीज हमेशा अज्यूम करनी होती है कि आपकी रिसर्च में आपसे गलतियां हो सकती हैं, आपकी रिसर्च में आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। यस और नो? आपकी रिसर्च में आपसे गलतियां हो सकती हैं, आपकी रिसर्च में आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जिसको आपने समझना है। लेकिन क्या 100% ही आपकी रिसर्च गलत हो जाएगी? नहीं सर, 100% तो नहीं होगी। तो उस केस में आप हमेशा
या तो 1% मान के चलते हो कि मेरी रिसर्च में गलती हो सकती है, या फिर 5% मान के चलते हो कि मेरे से गलती हो। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो होता है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपकी जो रिसर्च है उसके अंदर आप कोई मिस्टेक कर सकते हो, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप अपनी रिसर्च के अंदर क्या कर सकते हो, मिस्टेक्स कर सकते हो। पहली बात, तो अगर मैंने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जो बाकी बचेगा कितना, 99%, उसको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब जो सही होने के चांसेस है, मतलब कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये 99% क्या हो जाएगा, और अगर ये 5% था तो ये कितना हो जाएगा, ये 95%। बेसिकली आप दो ही लेवल्स लेके चलते हो, और ये स्टैंडर्ड लेवल्स हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि सर 1% ही क्यों लिया गया है, सर 5% ही क्यों लिया गया है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। 1% और 5% है तो वो इसी वजह से है क्योंकि उसके अंदर स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके पीछे आपका क्या होता है, लॉग टेबल होता है, देखा होगा। कोई भी बुक जब आप खरीदते हो ना तो उसके पीछे एक ऐसे ना वो बना हुआ होता है, लॉग टेबल का ना, इसमें वैल्यूज फिक्स होती हैं। तो आप टेबल देखना शायद आपको आता होगा, अगर आपने कभी देखा है तो टेबल वैल्यू होती है, उसके साथ आप अपनी वैल्यूज को कंपेयर करो, ठीक है। तो ये चीज़ है वो इसके अंदर काम करती है, राइट। समझ आ रहा है, अच्छी बात। तब उसमें 1% भी ले सकते हो, 5% भी ले सकते हो, इतने परसेंट मैं गलत कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके की रिसर्च तुम करोगे, तुमको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को 1% और 5% लेके चलो, तुमको लेवल ऑफ एरर, सिग्निफिकेंस लेवल, तुम बोलो सर 95%, 99%, सर मेरे को पक्का यकीन है कि मैं गलत करूँ, मेरे को पक्का यकीन है सर मैं गलत करूँगा। कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होता ना, वो किसी ने शादी में हलवाई लगा दिया, चावल बनाए, इतना नमक डाल दिया उसने, इतना नमक डाल दिया, इतना नमक डाल दिया ना, हद से ज़्यादा। लोगों से जब अगर हद से ज़्यादा नमक हो तो आप कैसे खा लो। तो जब घर वालों ने चावल टेस्ट किए तो भाई वो हलवाई के पास पहुंच गए, बोले तू बेवकूफ़ है, तुझे चावल बनाना नहीं आता, कितना नमक डाल दिया। हलवाई बोला देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरे सामने नमक पड़ा हुआ है, उसको उठा लो। बोला किसी ने उठाया ही नहीं, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, फिर मैंने उसको उठा के चावल में डाल दिया। ये वही चीज़ है, क्योंकि सर मेरे से 1% 5% नहीं, सर ऑपोजिट करो। जो दूसरों के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, वो मेरे लिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो। अब इसी के अंदर जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, क्या होती है, जो आप लोगों की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, मतलब जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, उस वैल्यू को कौन सी वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, टेबल वैल्यू के साथ, मतलब जो लॉग टेबल में होती है। तो अब इधर क्या क्या सिनेरियो होते हैं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि टेबल वैल्यू कम होगी और कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होगी, और दूसरा ऐसे, मतलब दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सीन क्या हो सकता है कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ गई और जो टेबल वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब आप सोच, ध्यान से टेबल वैल्यू होती क्या है। टेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू जिससे बाहर आप नहीं जा सकते, एक यार्ड स्टिक, जैसे मम्मी ने बता दिया कि उस गली के बाहर नहीं जाना, तो उस गली तक रहोगे तो सुरक्षित हो, उस गली के अंदर रहोगे तो भी सुरक्षित हो, लेकिन उस गली से जैसे ही बाहर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उस गली से जैसे ही बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगी, तो आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती, सर बिल्कुल आ सकती है।
तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए टेबल वैल्यू को कंपेयर है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ गई तो मतलब टेबल वैल्यू से ज्यादा होगी, तो उस केस में हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, पार कर नहीं सकते। स्टैंडर्ड बनाया हुआ है तो स्टैंडर्ड का कुछ इंपॉर्टेंस है ना, स्टैंडर्ड का कुछ मतलब है। तो आप उस हाइपोथेसिस को, जो भी आपका है, जिस पे आप काम कर रहे हो, उसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, मतलब नल की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी टेबल वैल्यू ज्यादा है और आप लोगों की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है, क्या है, छोटी है, तो उस केस में आप हाइपोथेसिस को क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे। What will you do? You will accept the hypothesis. बोलोगे कि ठीक है भाई, अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी टेबल वैल्यू है वो ज्यादा है, तो हम अंदर अंदर हैं, अभी हम बचे हुए, अभी हम बचे हुए। अगर इक्वल आ गया तो फिर आपकी मर्जी है, आप एक्सेप्ट भी करते। इक्वल होने का मतलब आप इंडिफरेंस हो गए, इंडिफरेंस होने का मतलब है फिर वो आपकी इच्छा है, आप एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दो, वो फिर उसमें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, उसके अंदर फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो हमेशा याद रखिए, आप टेबल वैल्यू से बाहर नहीं जा सकते। टेबल वैल्यू से बाहर गए तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर, लेकिन टेबल वैल्यू के अंदर हो तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन, किसी को इस बात में कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आता है प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उससे कोई इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये वही एग्जांपल्स को लेके चल रहा है। प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स, प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स का मतलब क्या हुआ कि अब आप अपनी फाइंडिंग्स को क्या कर दोगे, प्रेजेंट कर दोगे। जो भी आप लोगों का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट, जो भी होगा, मतलब समझ रहे हो ना, टेबल वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरेटिवली आप लोगों को नल की बात होगी। बेटा शुरुआत तो नल पे कर रहे हैं ना, इस वजह। तो यहाँ पर आपके पास जो भी रिजल्ट आया, अच्छा बुरा जैसा भी, आप उसको क्या कर दोगे, प्रेजेंट कर दोगे। रिसर्च में एक टेनेट रहता है, दैट इज ऑनेस्टी। रहता या नहीं रहता, ऑनेस्टी एक टेनेट रहता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो भी आपका रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करें, आप उसको मॉडिफाई नहीं करें। हम कॉमर्स वाले होते हैं, हम शुरू से ही इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी तो ना बैलेंस शीट मिलाने में निकल जाती है। वो कच्चे पेपर में मिल जाती है, क्लास में भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही हम पेपर में जाते हैं ना, वहाँ पर वो हमेशा 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 वहाँ पर एक दिक्कत क्रिएट कर देती है। तो वहाँ पर हम फिर रिसर्च एथिक्स को वायलेट करते हैं, या तो हम सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं, नहीं तो हम वैल्यूज को ही ऊपर नीचे कर देते हैं कि टीचर ने कौन सी सारी वैल्यूज को नंबर फाइंड आउट करना है। जिस साइड का टोटल ज्यादा आता है तो उस साइड की तरह दूसरी साइड पे वैल्यूज लगा देते हैं। तो हम तो पहले से रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। तो सिंपल है कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो आप बोलोगे सपोर्टिंग द नल हाइपोथेसिस, और अगर आप लोगों का अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो आप बोलोगे सपोर्टिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, दोनों हाइपोथेसिस में से किसी एक को ही एक्सेप्ट किया जा सकता है, दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। भाई 3 घंटे में क्या कर रहे हैं बताओ। वो भी एक वेब सीरीज आई थी ना, हाफ सीए करके, तो उसमें भी ये सेम सीन दिखाया हुआ है। वो लड़की है, वो फाइनल एग्जाम में उसकी बैलेंस शीट नहीं मैच होती, भाई उसकी हालत देखने वाली होती है, पसीना आ रहा होता है, उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कोई तो है जिसने एक्चुअली कॉमर्स वालों का दर्द समझा कि एक्चुअली जब बैलेंस शीट मैच नहीं होती, वो भी तब जब हम फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं, तो हम लोगों पे क्या गुजरती है ना, वो दर्द के लम्हे क्या होते हैं। तो आप अपनी फाइंडिंग्स को क्या कर दोगे बेटा, प्रेजेंट कर दोगे। और
ये बता दोगे कि आपका जो भी रिजल्ट है वो कैसा रहा है और आपने उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइंड आउट निकाला जो भी रिजल्ट है वो निकाला। तो इसके अंदर वही हो जाएगा, आप अपने रिसर्च पेपर में जो भी रिसर्च आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर आप लोग अपने रिजल्ट्स को क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे, अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करोगे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल बेटा आप लोगों को पढ़ाया है वो वाला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई भी चीज़ जो वेरी कर रही है। वेरिएबल का मतलब जो भी चीज़ आप लोगों की क्या कर रही है, वेरी कर रही है, वट एवर वेरी। वेरी का मतलब जिसके अंदर कोई वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे आपकी एज, आपकी हाइट, आपका पेट, वेट टाइम के साथ साथ चेंज होता है। बताओ, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। आप लोगों ने एक चीज नोट की है, इसको अंदर भेजने में मेहनत लगती है, इसको बाहर निकालने में मेहनत नहीं लगती है ना। मानते हो इस चीज को? पेट को सिर्फ अंदर भेजने के लिए मेहनत लगती है, बाहर के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2-4 महीने ऐसे जानवरों की तरह बेड पे लेटे रहो, ठूसते रहो, अपने आप बाहर आ जाएगा। लेकिन जब उसको अंदर भेजना होता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वही चीज। तो यहाँ पर आप अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हो, जो भी आप लोगों का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है उसकी एक्सेप्टेंस की प्रोविजन देते हो, और जो भी आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है उसकी रिजेक्शन की प्रोविजन देते हो। एक्सेप्टेंस की प्रोविजन देते हो और साथ ही साथ रिजेक्शन की प्रोविजन देते हो। बताओ, किसी को इस बात में दिक्कत? मुझे लगता था मैं इस क्लास में खत्म कर दूंगा, लेकिन अब मुझे एक क्लास ही लेनी पड़ेगी कि वेरिएबल्स वाला टॉपिक भी पढ़ा दूंगा। चुटकू मुट्टू से टॉपिक रह गए हैं। एक तो रिसर्च रिपोर्ट वाला टॉपिक रह गया आप लोगों का, रिसर्च रिपोर्ट वाला टॉपिक है, एक वेरिएबल्स की टाइप्स का टॉपिक है, और एक रिसर्च की जो टर्म्स होती हैं, रिसर्च की टर्मिनोलॉजी है, उससे भी रिलेटेड टॉपिक होता है। इस क्लास में हो नहीं पाएगा बेटा, ये पूरे 2 घंटे की क्लास लगेगी, तो आप 3 घंटे बैठ नहीं पाओगे। इस वजह से इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे की क्लास में पढ़ेंगे आराम से। 3 तारीख को या 4 को इसकी एक क्लास लूँगा, उसमें इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वैसे भी आज आप लोगों की फेस्टिवल भी है, राखी का त्यौहार है, तो जाओ कमाई करो, खूब पैसा कमाओ, खूब अपने भाइयों को लूटो। हाँ वही है फॉर्मेटिंग स्टाइल, वो इसी में आता है फॉर्मेटिंग स्टाइल।